बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो जो हमारे बच्चे कह रहे थे कि सर इंटरमीडिएट का पेपर जो है वो सॉल्व कर दीजिए, तो हमें 2020 का भी ये पेपर मिला है। तो किस तरह से पेपर आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो एक डर बंधा हुआ है आप सभी के हृदय में कि पर्चा कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होंगे, कितने नंबर का होगा, ठीक है। जो पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं वो बच्चे भी ध्यान दें, और जो रिपीटेड हैं, वैसे तो रिपीटेड कई साल से नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी जो हमारे छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो अगर हैं तो वो भी ध्यान दें। तो जो फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं वो ध्यान से देखें। मैं एक एक चीज़ पढ़कर आपको बताऊंगा। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर देख लें, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसा पूछा जाता है, मैं पूरी व्याख्या आपको बताऊंगा, पूरा हल आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये 2020 का पर्चा है, नंबर है इसका 301 ZA, जो कि आपको वहाँ पर क्लासरूम में बताया जाएगा। आपको अनुक्रमांक के आगे ये लिखना होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर पहली बार लिख रहे हैं तो उसे आप जो वहाँ पर क्लास टीचर होगा, ठीक है, उससे पूछ कर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बहुत समय न लेते हुए। तो ये 2020 हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, उनके लिए है। सॉरी। समय 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक 100 है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट आपको पर्चा पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। खंड का से शुरू है, फिर खंड का आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको हम लेके चल रहे हैं। तो इसमें विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, बहुविकल्प वाले, कोई एक इसमें से सही है। तो इसमें से कह रहा है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक थे, कौन थे? विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास या चतुर्भुजदास। तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक जो थे वो गोकुलनाथ, ठीक है, गोकुलनाथ थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर का। चलिए पन्ना पलटते हैं। अब देखिए ये जो है दूसरा क्वेश्चन विकल्प वाला, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, कौन था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ये जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोदान के रचनाकार कौन थे? तो गोदान के रचनाकार बहुत सभी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी थे। गबन है, गोदान है, ठीक है, पर्दा है, कफन है, तो ये सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। जयशंकर प्रसाद नहीं है, जैनेन्द्र नहीं है, अमृतलाल लागर नहीं है। गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल के लेखक कौन है? तो कंकाल के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। कंकाल है, तितली है, ठीक है, ये सब। तो इसके लेखक कंकाल के जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद है बेईमान की परत किस विधा की रचना है? बेईमान की परत जो कि हरिशंकर परसाई जी की लिखी हुई है, सन 1922 में जिनका जन्म हुआ था, उन्होंने लिखा हरिशंकर परसाई की रचना। अगर ये पूछ ले कि हरिशंकर परसाई की कोई एक रचना लिखी है तो आप बेईमान की परत लिख दें, लेकिन इसने बेईमान की परत ये पूछ लिया कि किस विधा की है, यानी नाटक है, निबंध है, कहानी है। तो बेईमान की परत क्या है? निबंध है, हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। केवल आपको विधा लिखना है, ये तो मैंने लिख दिया है कि इनकी रचना है। निबंध लिखना है बेईमान की परत, तो ये निबंध आंसर इसका, ठीक है। तो इस तरह से जो पूछा जाए उसी का आंसर दीजिए, अन्यथा मत दीजिए, अधिक आंसर मत दीजिए, यानी जो पूछा जाए उसी का दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार। तो कामायनी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला नहीं है। तो कामायनी एक महाकाव्य है, बहुत प्रसिद्ध है, जयशंकर प्रसाद जी का, इन्होंने रचना इसकी की थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास। तो 4 ऑप्शन है। तो नाटक है, क्या है? ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। विधा कौन सी है? नाटक। जयशंकर प्रसाद किस युग के, अगर पूछ लिया जाए किस युग के लेखक हैं, तो छायावादी युग के हैं। छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला, देवी। यानी प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और देवी का मतलब महादेवी वर्मा। ये एक सूत्र आप याद कर लीजिए, प्रसाद, पंत, निराला, देवी, प्रसाद, पंत, निराला, देवी। ये प्रसाद युग भी कहते हैं इसको, छायावादी युग को। तो ये छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं।
पूछा भी जाता है या कभी पूछ ले कि छायावादी की 4 स्तंभ कौन है, तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, प्रसाद, पंत, निराला, देवी। तो प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और देवी मतलब महादेवी वर्मा। ठीक है, इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है? तो देखिए, इसमें जो है सभी नाटक है, केवल एक नहीं है, अपना अपना भाग्य। ठीक, ये नाटक नहीं है, ये कहानी है जैनेन्द्र कुमार की। बाकी राजमुकुट नाटक है। ठीक है, श्री व्यथित हृदय द्वारा लिखा हुआ, इसके राइटर हैं। गरुड़ ध्वज ये भी नाटक है, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का लिखा हुआ। उसके बाद आन कमान ये भी नाटक है, हरिकृष्ण प्रेमी का लिखा हुआ। और अपना अपना भाग ये नाटक नहीं है। क्या है? ये कहानी जैनेन्द्र कुमार की। तो आपको सब नहीं लिखना है, एक बताना है, मैंने सब लिख दिया है। तो इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो ये वाला नहीं है, तीसरा, अपना अपना भाग्य। ये क्या है? कहानी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? नीड़ का निर्माण फिर। तो ये एक आत्मकथा है। अजय जी नहीं है इसके राइटर, जैनेन्द्र कुमार नहीं है, महादेवी वर्मा जी नहीं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे, हरिवंश राय बच्चन जी। उनकी ये आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कादम्बिनी पत्रिका है, क्या है कादम्बिनी पत्रिका? तो भारतेंदु युग की है। ठीक है, युग पूछ लिया है, किस युग की है? कादम्बिनी पत्रिका किस युग की है? भारतेंदु युग की है। ठीक, अगर ये पूछ लेता कि इसके संपादक कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? मिर्जापुर से, 1881 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन जो कि विकल्प वाले होंगे। उसके बाद आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे गद्यांशों पर आधारित। ठीक है, 2 गद्यांश होंगे, एक करना होगा, 10 नंबर का होगा ये। गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके पुस्तक से पूछा गया है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कि किस पार्ट से लिया गया, ये भी लिख दिया है। तो ये भाग्य और पुरुषार्थ नामक निबंध से लिया गया है, जिसके रचयिता, जिसके राइटर जैनेन्द्र कुमार जी हैं। आप अपनी किताब इंटरमीडिएट वाली हिंदी में देख लीजिएगा। तो भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है, उसे वह उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता आ जाता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। इसे बुद्धि के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए। तो ये आपको गद्यांश देगा और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर इसी पर आधारित होंगे। तो पुरुष मुक्त और समग्र कब होता है? यानी 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं, इस तरह से आपको 10 नंबर मिलेगा। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना किसके बराबर है? भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना किस लक्षण को व्यक्त करता है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है इसकी आपको व्याख्या करना है, पूरे की व्याख्या नहीं करना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक करना है कि यहाँ से पूरा करना है। नहीं, जितना पूछा जाए उतने का आंसर दीजिए। 2 नंबर का है ये। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। तो कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो इसकी व्याख्या आपको करना है। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया है। फिर अगर ये आपको ना आए या आता भी है, दोनों आता है, तब भी आपको एक करना है। ठीक, अगला जो गद्यांश लिखा गया है या दिया गया है विकल्प में, अथवा ये, तो ये अशोक का वृक्ष कितना भी मनोहर है। मैं पूरा पढ़ूंगा, समय ज़्यादा हो जाएगा, मैं केवल बता दे रहा हूँ। ये अशोक के फूल लिया गया है, अशोक के फूल निबंध संग्रह से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आप अपनी पुस्तक में हिंदी के देख लीजिएगा। अशोक का वृक्ष कितना भी मनोहर हो से लेकर के शोक पीछे छूट गया। अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, हो सकता है आपको धुंधला दिखे, तो आप क्वालिटी ऊपर जाके यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। मोबाइल के ऊपर यहाँ पर जहाँ पर मेरे पेंसिल की नोक है, यहाँ पर आपकी क्वालिटी रहती है। ठीक है, यहीं पर आप बढ़ा लीजिएगा। तो अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? सामंत सभ्यता किसके आधार पर पली बढ़ी? संतान कामिनियों को किसका वरदान प्राप्त होने लगा? यक्षों की प्रतिष्ठा किसने घटा दी? पाठ का शीर्षक तथा रचनाकार का नाम उल्लेख कीजिए। तो 2-2 नंबर का ये करिए अथवा ये करिए, दोनों में से करना है, दोनों का नंबर सेम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गद्यांश हो गया। पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपसे पद्यांश देगा और उस पर आधारित प्रश्न पूछेगा। तो मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पद तुम कटु
गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। तो ये केकई के अनुताप आपकी पुस्तक से जो गीत है मैथिली शरण गुप्त द्वारा, जो कि साकेत से लिया गया है, ठीक है, साकेत से केकई का अनुताप गीत से लिया गया है। आप देख लीजिएगा अपनी पुस्तक में, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का विथा, यानी सबने सीता जी के ऊपर लिखा, राम जी के ऊपर लिखा, लेकिन किसी का ध्यान उधर नहीं गया। लक्ष्मण की जो पत्नी थी, तो साकेत में उन्होंने, मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला की पत्नी की जो विराह कथा है वो विराह व्यथा लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन इसमें ये आप पढ़ लीजिए, मैंने बता दिया है, पाठ का नाम बता दिया है, साकेत से लिया गया, मैथिली शरण गुप्त इसके राइटर हैं, केकई का अनुताप, उसके बाद गीत है, गीत से ये लिया गया है। तो आधा ये इधर है, उसके बाद पन्ना पलटिएगा ये। तो जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह, हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, यह लो मेरी चरण धूली, उस रति के सिर पर धारो। अब इसका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 2-2 नंबर का है, आप पढ़िए। मुझे फूल मत मारो में फूल का क्या तात्पर्य है? मदन को मधु का मीत क्यों कहा गया है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सिंदूर बिंदु से उर्मिला क्या व्यक्त करना चाहती है? पद्यांश का शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो आपको ये 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं पद्यांश को पढ़कर, और 2-2 नंबर का है। अथवा ऑप्शन दिया गया है, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का या कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ या कैसा उद्वेग। इसका आपको आंसर देना नीचे पढ़ करके। ये भी उतने ही नंबर का है, 10 नंबर का। ये आपको कामायनी से लिया गया, आपकी पुस्तक से, श्रद्धा मनु से, ठीक है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप अपनी किताब में देख लीजिएगा, कामायनी श्रद्धा मनु शीर्ष पाठ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें तपस्वी किसके लिए कहा गया है, या उद्बोधन किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? हताश और क्लांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए, ठीक है। तो चाहे ये करिए अथवा पहले वाला करिए, दोनों का नंबर सेम है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा कितनी है? 80 शब्द। तो आपको क्या करना है, लेखक का जीवन परिचय और उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखनी है, ठीक। तो जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर और 2 नंबर आपको मिलेगी उनकी रचनाओं को लिखने का। तो देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अगेन, इन तीनों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए और उनकी कुछ रचनाएं जो आपको 2-4 मालूम हो वो लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वासुदेव शरण अग्रवाल की जो है रचना है, पृथ्वी पुत्र है, कल्प वृक्ष है, कला और संस्कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बार पूछा गया है, आने की संभावना भी, आप पढ़ लीजिएगा। इनकी रचनाएं अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये इनकी रचनाएं हैं। कभी कभी पूछ लेता है घुमा करके क्वेश्चन कि पुनर्नवा के रचयिता कौन है, या कुटज के राइटर कौन है, या अनामदास का पोथा के लेखक कौन है, इस तरह से भी पूछ लेता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए कॉपी पे, कहीं नोट्स बना लीजिए, पर्चे पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बार पूछा गया है और आने की संभावना है 2024 में, आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर अगें की देखिए, अगें हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अगें। शेखर एक जीवनी इनकी रचना का नाम है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, अरे यायावर, रहेगा यार, एक बूंद सहसा उजली, त्रिशंकु और विप थगा। तो ये अगें की रचनाएं हैं। कभी कभी घुमाकर पूछ लेता है कि अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है, 4 ऑप्शन देगा, 4 कवियों का नाम देगा, तो उसमें से एक को आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कई बार पूछा जा चुका है। ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, अरे यायावर, रहेगा यार, एक बूंद सहसा उछली, त्रिशंकु और विप धगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% समझ लीजिए आता है ये। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय। देखिए, गद्य से भी आया है और पद्य से भी आया है, ठीक है। तो आपको गद्य से भी कम से कम 4 लेखकों का जीवन परिचय याद करना है और पद्य से भी। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, ठीक है। तो 3 नंबर इनकी जो आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे और रचनाएं लिखने का 2 नंबर, यानी दोनों टोटल मिलाकर 5 नंबर आपको दिया जाएगा। तो साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आप इनकी रचनाएं लिखेंगे,
भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी बहुत बार पूछा गया, आने की संभावना है। जयशंकर प्रसाद, ये भी 99.99% उम्मीद है कि आ जाए। रामधारी सिंह दिनकर, तीनों इंपॉर्टेंट है, आप तीनों को याद कर लीजिएगा, बल्कि एक अतिरिक्त और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इनकी रचनाएं मैं लिख दिया हूं, आप कहीं लिख लीजिए, अगर लिखे हो तो टिक कर लीजिए, बहुत बार आया है। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र, विशस्य विश्वमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं लहर, आंसू, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्रधार, कानन कुसुम। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं उर्वशी, रशिमरथी, रेणुका, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, नीम के पत्ते, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, चक्रव्यूह, आत्मजयी। तो ये इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। आप, ये बहुत अच्छी कहानी है, पंचलाइट भी है और बहादुर भी है, 80 शब्दों में लिखना है, ठीक है। आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा, अगर आपने कोई गाइड वगैरह ली है तो आप उसमें भी देख लीजिएगा, आपकी पुस्तक में भी है, गाइड में भी दिया रहता है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है किसी एक कहानी की समीक्षा करना 80 शब्द में, 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द। तो हर जिले में अलग अलग जो है वो खंड काव्य चलती है। आप किस जिले से हमें देख रहे हैं, तो आपका जो जिला है, जिस जिले में आपकी खंड काव्य चलती है, उस जिले का आप लिखिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, रशिमरथी ये वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया के लोग लिखेंगे, ठीक है। रशिमरथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। इसका इसने सारांश पूछा है। अगर ये नहीं लिख पा रहे हैं सारांश, तो रशिमरथी के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखिएगा, ठीक है। दोनों में से एक करना है। अब आते हैं मुक्ति यज्ञ, इसमें गलत छाप दिया था, 2020 में मुक्ति पथ छाप दिया था, मुक्ति पथ नहीं है, मुक्ति यज्ञ है, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, खंड काव्य है। तो खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यह खंड काव्य जो है 1921 से 1947 ईस्वी के बीच भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं और राष्ट्रीय देशभक्ति की भावनाओं को चित्रित किया गया है इसमें। यानी सुमित्रानंदन पंत ने पूरा इसमें राष्ट्रीय आंदोलन की बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दिखाया है। और ये कहाँ कहाँ चलती है, ये आपके कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर। तो फैजाबाद वाले बच्चे जो देख रहे हैं वो अयोध्या, अगर आपके ऑप्शन में होगा तो आप अयोध्या लिखेंगे। अब जिला बदल गया है, ठीक है, अयोध्या कैंट हो गया, इसलिए फैजाबाद यहाँ पर छपा हुआ रहेगा, तो आप अयोध्या ही उसको समझिएगा। और मुक्ति यज्ञ आपके जिले की खंड काव्य है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सत्य की जीत, ये जो है आपका झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर में चलती है। वहाँ के बच्चे अगर हमें देख रहे हैं तो अपना सत्य की जीत पढ़ेंगे, जो कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आलोक वृत्त, ये जो है आपका आलोक वृत्त जो है, ये प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर के बच्चे देख रहे हैं तो वो इसमें लिखेंगे आलोक वृत्त, उनके यहाँ उस जिले में चलती है, ठीक है। इसके बाद जो है रामेश्वर शुक्ल द्वारा लिखा गया त्यागपथी है खंड काव्य। तो ये जिला है जहाँ पर त्यागपथी चलती है। आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, ठीक है। त्यागपथी खंड काव्य जो है वो इन जिलों में चलती है। उसके बाद श्रवण कुमार, ये जिस जिले में चलती है वो मेरठ है, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, ठीक है। तो ये श्रवण कुमार खंड काव्य शिव बालक शुक्ल का है, आप देख लीजिएगा, 9 सर्गों में है, कथा वस्तु पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। फिर नेक्स्ट खंड है का, आपका हो गया खंड खा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर संस्कृत के गद्यांश दिया रहेंगे, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ करके आपका इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये मैं बता दे रहा हूँ किस पाठ से लिया गया, आपकी पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञा पाठ से लिया गया है। यथोप कर्वतम जीवनम तथेव ते जीवनम स्यात् से लेकर के अमृत तत्व साधनम तक, ये 7 नंबर का है। ये आपको
ससंदर्भ लिखना है, यानी संदर्भ लिखने का आपको 2 नंबर और अनुवाद ट्रांसलेट करने का हिंदी में आपको 5 नंबर, यानी 7 नंबर इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट, अथवा करके दिया हुआ है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप ये वाला करेंगे। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा से लेकर के देश सेवाव्रतम ना त्याजत तक आप लिखेंगे। ये आपकी पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के महामना मालविया पाठ से लिया गया है। आपकी पुस्तक में पीछे है अनिवार्य संस्कृत, वहां से लिया गया। इसका अनुवाद करेंगे। संदर्भ लिखने का 2 नंबर और अनुवाद का 3 नंबर, 5 नंबर आपको इस तरह से मिलेंगे। इसमें 7 नंबर, यानी अनुवाद का 5 नंबर, 2 नंबर इसके संदर्भ के, 7 नंबर इसके भी सेम है। किसी एक को करना है, इसको अथवा उसको। फिर अगला जो है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, ठीक है। दो संस्कृत का जो है वो गद्यांश देता है, 2 श्लोक देता है, और दोनों में से कोई एक करना होता है। गद्यांश 2 रहेगा, उसमें से एक करना होगा। संस्कृत का श्लोक 2 होगा, उसमें से एक का अनुवाद हिंदी में करना होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर संस्कृत का जो श्लोक दिया गया है 4 लाइन का, यह आपकी पुस्तक भोजस्योदार्यम पाठ से लिया गया है, ठीक है। भोजस्योदार्यम से लिया गया है। इसका आपको संदर्भ लिखना है और ट्रांसलेट करना है, किसमें? हिंदी में लिखना है। अथवा ये आपका जो है सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। 4 लाइन का ये है, 2 लाइन का ये है। इन दोनों में से किसी एक का अनुवाद करेंगे। आपको दोनों का सेम नंबर है, कोई एक करना है और ससंदर्भ करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत उत्तर लिखिए। यानी यहां पर दिया गया है, संस्कृत में पूछा गया है, का सर्वज्ञा भवति, संस्कृत में पूछा गया और संस्कृत में ही आपको उत्तर देना है। चतुष्पदा काम राजनाम अकुर्वन् महर्षे दयानंदस्य जन्मभूमि कुत्र आसीत् भाषासु का भाषा मुख्या मथुरा दिव्या चास्ति। यानी इनमें से 2 करना है, 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 पूछे गए हैं, यानी 2-2 नंबर के हैं, 4 नंबर आपको मिलेंगे। फिर हिंदी ग्रामर से करुण रस अथवा वीर रस की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो करुण रस और वीर रस दोनों अगर आपको आ रहे हैं तो एक ही का आपको उदाहरण देना है, परिभाषा देना है। तो आप हमारे चैनल हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब पर जाइएगा, वहां पर मैंने करुण रस वीर रस के परिभाषा भी बताया, उदाहरण भी बहुत से बताए हैं और बहुत अच्छे से बताया, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब पर आप बोलिएगा, उस पर आ जाएगा और वहां पर आप जा करके करुण रस वीर रस जो भी रस पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और लोगों को भी, अपने भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार की सोधारण परिभाषा दीजिए। तो अनुप्रास अथवा उपमा दोनों में से किसी एक अलंकार की परिभाषा और उसके बाद एक उदाहरण देना है। यह भी 2 नंबर का है, दोनों नहीं करना है, एक करना है। तो आप इसको भी जाकर हमारे चैनल हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब पर देखिएगा, वहां पर मैंने सारे अलंकार पढ़ाए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको वहां से लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, सोरठा अथवा इंद्र वज्रा संध की सोधारण परिभाषा दीजिए। तो इन दोनों में से किसी एक का आपको परिभाषा और क्या देना है, उदाहरण देना है। तो सोरठा, दोहा, छंद, चौपाई मैंने बहुत पढ़ाया है हिंदी ज्ञान सागर चैनल पर, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर, आपको समझ में आएगा। दोहा भी, सोरठा भी, इंद्रवजा भी, वसंत तिलका भी और चौपाई भी और आपका गीतिका, हरि गीतिका, सारे मतलब छंद हमने पढ़ाए हैं और जो एग्जाम में आते हैं हाई स्कूल इंटर में वो एकदम समझा दिया है। आप देख लीजिएगा हमारे चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब आपको ये निबंध थोड़ा लॉन्ग लिखना है, ऑप्शन रहेगा, किसी एक पर लिखना है, 4 या 5 ऑप्शन देता है। साहित्य और समाज, भारतीय परिवार में नारी का महत्व, विज्ञान और मानव जीवन, पर्यावरण, गोस्वामी तुलसीदास। तो साहित्य और समाज और विज्ञान और मानव जीवन, पर्यावरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, आने की संभावना है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 9 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावका का संधि विच्छेद, इसका सूत्र है एचो ऐवा यावा, ठीक है। पावका में 4 ऑप्शन है, आप संधि अगर रटते हैं तो मुश्किल से कर पाएंगे, आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप हमारे
चैनल पर जाकर हिंदी ज्ञान सागर पर देखिएगा। मैंने पूरी संधि पढ़ाई है, बहुत अच्छे से समझाया है, एकदम ट्रिकली समझाया है, आपको समझ में आएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, पौ धन अका पौका ये अयादि संधि है, ठीक है। अब क्यों है, कैसे है, ये आप जाकर मेरे चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर देखिएगा, यूट्यूब पर, आपको समझ में आ जाएगा। सज्जना का संधि विच्छेद, तो सत धन जना, ये वाला है, सत धन जना सज्जना। उसके बाद हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद क्या है, हरिधन चंद्रा, हरीश चंद्रा, विसर्ग संधि है ये। जो भी संधि है सब आपको वहां मिलेगी। आजन्म में समास है, समास भी आपको वहां मिल जाएगा। कर्मधारा है, बहुब्रीहि, अव्ययी और द्विगु, सब मैंने पढ़ाया है, एकदम ट्रिकली पढ़ाया है, बिल्कुल आसान तरीके से, आप देख लीजिएगा। तो आजन्म में आगे आ लगा हुआ है, जन्म में, तो ये क्या है, अव्ययी भाव समास, ये अव्यय शब्द है। उसके बाद घनश्याम में कौन सा समास है, तो कर्मधाराय समास है, ठीक है। वहां पर जाकर आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्यों है ये कर्मधारय, क्योंकि विशेषण विशेष का जो है इसमें मिला हुआ है। उसके बाद संस्कृत का देखिए, रूप धातु पूछा जाता है, पूछ रहा है तिष्ठता अथवा अपठत किस धातु का, किस लकार का, किस पुरुष का तथा किस वचन का रूप है। यानी आपको तिष्ठत अगर बताना है तो तिष्ठत में कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। तो तिष्ठता क्या है, तिष्ठत क्या है, प्रथम पुरुष है तिष्ठता, और क्या है, लट लकार है, वो लट लकार यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। और धातु कौन सी, स्था, स्था माने होता है ठहरना, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, तिष्ठत तिष्ठ, आपने पठ रूप याद किया होगा, उसी आधार पर ये बन जाएगा, पठति पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामि पठावा पठामा, उसको याद कर लीजिए, आपको ये आ जाएगा। उसके बाद अथवा, अगर ये नहीं करते हैं तो अपठत बताइए कौन सी धातु है, कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है, 4 चीजें बतानी है। तो अपठत क्या है, अपठत ये पट धातु से लिया गया है, ठीक है। ये तिष्ठत स्था से, स्था धातु है, जबकि अपठत की जो धातु है, धातु यानी क्रिया, ठीक है, वर्ब, तो अपठत जो है वो पट धातु से लिया गया है। लट लकार यानी वर्तमान काल है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। राज्ञे रूप है राजन शब्द का, तो राज्ञे आप जब राजा राजनी वाला पढ़ेंगे, 7 विभक्तियों में संबोधन वाला आपने पढ़ा होगा, राम शब्द रूप, रमा शब्द रूप, बालक से बाला, बालको बालका, ये पढ़ा होगा। तो राज्ञे शब्द रूप जो है वो राज्य माने राजन का ही रूप है, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। राज्ञे यानी राजा का चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है, ठीक है। इस पे आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अस्मय रूप इदम शब्द पुल्लिंग है, तो इदम माने यह, यानी नापुंसक लिंग है, पुल्लिंग शब्द है और चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है, ठीक है। अस्मय इदम से बना है, इदम शब्द से अस्मय बना है, नापुंसक है, पुल्लिंग शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। पुत्रवत शब्द में कौन सा प्रत्यय पूछ रहा है, तो मतुप प्रत्यय है पुत्रवत शब्द में, क्योंकि पुत्र प्लस वतुप या मतुप दोनों लगता है, तो कभी कभी वतुप मतुप में बदल जाता है, ठीक है। तो पुत्र धन मतुप बराबर पुत्रवत हो जाएगा। आप अपनी किताब में हिंदी व्याकरण में देख लीजिएगा, सॉरी संस्कृत व्याकरण पीछे देख लीजिएगा। हत्वा शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो हत्वा शब्द में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। हत्वा यानी हन धातु से हत्वा बना और इसमें प्रत्यय लगा कत्वा, तो बन गया हत्वा, ठीक है। हन धातु में लग करके कत्वा, तब बना है हत्वा, तो हत्वा से हन यानी इसमें धातु हन लगी है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ये आपका 1-1 नंबर का है, यानी 2 नंबर है टोटल। तो यहाँ पर आपको विभक्ति बतानी है और उसका नियम बताना है। विद्यालयम अभिता वृक्षा सन्ति, तो विद्यालयम यानी द्वितीय विभक्ति है, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, ठीक है। आप नियम देख लीजिएगा, अभिता अभिता परता परिता समया निक्सा हा प्रति, ये सब जो है उसमें है, द्वितीय विभक्ति के उसमें नियम में है, आप देख लीजिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर है नियम बताने के लिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो सबसे आखिरी में, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है या कोई और पुस्तक है तो आप देख लीजिएगा, जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वहाँ पर दिए रहेंगे, आप संस्कृत
की किताब में देख लीजिएगा। विद्यालय के निकट तालाब हैं, विद्यालयम निक्सा जलाशय अस्ति। किसी दो का अनुवाद करना है संस्कृत में। राधिका कलम से पत्र लिखती, बालकों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, मैं विद्यालय से घर गया। तो ये आपका इस तरह का 2 आंसर देना है, संस्कृत में देना है, तो आपको 2-2 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 100 नंबर का। तो